मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेखा शास्त्र कक्षा 11 का पहला चैप्टर लेखांकन एक परिचय पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने 3 वीडियो रेडी किए थे जो आप लोगों ने देख लिए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप मेरे साथ आइए इस चौथे पार्ट में। इस चौथे पार्ट में लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्दों को हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि ये सभी जो बिंदु हम पढ़ने वाले हैं ये ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जिनका प्रयोग हमने पूरे साल करना है। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं इकाई। इकाई किसे कहते हैं? यहाँ इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिसका एक निश्चित अस्तित्व है, यानी वह वस्तु जिसका निश्चित अस्तित्व है। व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से, जैसे सुपर बाजार, हायर जेरलर्स। मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में भी बताया था, संगठन वह होता है जहां ऐसा कोई भी व्यावसायिक उद्यम जहां लाभ कमाने या न कमाने के लिए काम किया जाए। तो इकाई यानी ऐसी संस्था जिसका एक निश्चित अस्तित्व है और जो विशेष रूप से व्यावसायिक उद्यम के रूप में पहचाना जाए, यानी जिसे देखकर ये पता लगता हो कि ये एक प्रकार का व्यावसायिक उद्योग है। अगले बिंदु की ओर चले, लेन देन। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेनदान यानी घटना, दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है, लेन देन कहलाती है। जब दो संस्थाएं, दो इकाइयों के मध्य कोई घटना होगी, एक प्राप्त करने वाला और एक देने वाला, एक क्रेता और एक विक्रेता, जब दो इकाइयों या दो व्यक्तियों के बीच कोई घटना घटित होती है जिसका क्या होता है, मूल्य होता है, वो लेन देन कहलाता है। ये माल का क्रय, धन की प्राप्ति, लेनदार को भुगतान, वे आदि हो सकती है। ये एक नगद और उधार सौदा हो सकता है। अगर मैंने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा या उधार माल खरीदा है तो वो भी एक प्रकार की घटना है, आर्थिक घटना है, क्योंकि उससे मुझे भविष्य में पैसा प्राप्त होगा। तो वह एक प्रकार का मेरे लिए क्या है, लेन देन है। परिसंपत्तियां, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसके आप स्टार लगा लें, वो भी एक नहीं दो। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि एसेट्स हमारे 11, 12 तो जितनी भी आप स्टडी करेंगे कॉमर्स से, वहाँ काम आएंगी। यदि किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं, ये किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत है, ये मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सकता है। परिसंपत्तियों का मूल्य होता है तो इनका व्यवसाय के परिचालन में उपयोग किया जाता है। ये वो वस्तुएं होती हैं जो व्यवसाय के परिचालन यानी व्यवसाय को चलाने में सहायक होती हैं, जो व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं। इनका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं, भवन। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, भवन आपके व्यवसाय में आवश्यक है कि नहीं? यानी वह दुकान या वह जगह जहां से आप व्यवसाय का संचालन करेंगे, वो आपकी क्या होगी, परिसंपत्ति। इसका कोई मूल्य होगा। फर्नीचर, आपकी जो दुकान या आपकी जो व्यवसायिक जगह है वहां पर आपने पूरा फर्नीचर करवा रखा है, वो फर्नीचर भी आपके लिए क्या होगी, परिसंपत्ति। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ मूल्य होता है और जो मुद्रा के रूप में उनको प्रकट किया जा सकता है। अगर इन दोनों चीजों को मैं बेचूं तो बेचने पर मुझे क्या प्राप्त होगी, मुद्रा। यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो और इनका कुछ मूल्य होता है और व्यवसाय के परिचालन में भी क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं, वो कहलाती हैं क्या, परिसंपत्तियां। देयताएं, यहाँ पर भी आप स्टार लगा ले। इनको बोलते हैं लायबिलिटीज। ये वे देनदारियां, ऋण हैं जिनका भुगतान व्यवसायिक इकाई ने भविष्य में किसी समय करना है। यानी वह व्यक्ति या वह इकाइयां या वह संस्थाएं जिनको भविष्य में किसी भी समय में भुगतान करना होगा, वो कहलाएंगी हमारे लिए देयताएं, लायबिलिटीज। यानी ये लेनदारों का फर्म की संपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व करती है। यानी हमारे व्यवसाय से हमसे कौन कौन पैसे मांगता है, उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, देयताएं कहते हैं, क्योंकि ये लोग हमसे पैसे मांगते हैं और इनका भविष्य में कभी भी भुगतान हमें करना
होगा। और ये धर्म की संपत्तियों के दावों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी संपत्तियों को बेचो और हमें क्या दो, पैसा दो। अगला है पूंजी। पूंजी को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल। महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग के लिए जाने वाला निवेश पूंजी कहलाता है। यानी मुझे मेरे व्यापार में मैंने जितना धन, जितना पैसा निवेश किया है व्यवसाय को चलाने के लिए, वो कहलाएगा पूंजी। व्यावसायिक इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है। व्यापारी चाहे तो पूंजी नगद यानी पैसे के रूप में भी लाई जा सकती है और परिसंपत्ति यानी एसेट्स के रूप में भी वो पूंजी को ला सकता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्ति पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है। यानी स्वामी का दायित्व है कि जिस दिन व्यवसाय बंद होगा उस दिन वो इस पैसे को वापस लेकर जाएगा। इसे तुलन पत्र, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट, तुलन पत्र में देयता की ओर पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। यानी व्यापारी जब व्यापार प्रारंभ करता है तो व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार में जो भी निवेश किया जाता है, धन, संपत्तियां, वो सब क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। आगे चले विक्रय। विक्रय यानी सेल्स। विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री। कुछ संस्थाएं वस्तुओं की बिक्री करती हैं, कुछ संस्थाएं सेवाओं की बिक्री करती है। सेवाओं की बिक्री कौन सी संस्थाएं, होटल। होटल में हमें क्या होता है, रहने के लिए रूम दिया जाता है, ये एक प्रकार की सेवा है। लॉन्ड्री, वहाँ कपड़े धोने की सेवा दी जाती है। या उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम है। यानी ऐसी आगम, ऐसी इनकम, ऐसी आय जो हमें माल बेचने, सेवाओं की बिक्री करने या उपयोगकर्ताओं को हमने जो सेवा प्रदान की है उसके बदले में प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, विक्रय कहलाती है। विक्रय नगद भी हो सकता है और उधार भी, यानी तुरंत भी हमें इसके बदले में पैसा प्राप्त हो सकता है या भविष्य में भी पैसा प्राप्त हो सकता है। आगम वह धनराशि जो व्यवसाय वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ता को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित करता है, इसे विक्रय आमदनी भी कहा जाता है। आगम का ही दूसरा नाम हम विक्रय भी कह सकते हैं। यानी सेवाओं के बदले, वस्तुओं की बिक्री के बदले हमें जो पैसा प्राप्त होगा वो आगम है। आमदनी की अन्य दूसरी मद जो अधिकांश व्यवसाय में समान रूप से प्रयुक्त होती है कमीशन, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, किराया प्राप्त आदि आमदनी को आय भी कहा जाता है। यानी विक्रय के अलावा, विक्रय में तो क्या गया, माल को बेचना, सेवाओं को प्रदान करना, उसके बदले में जो राशि प्राप्त हुई विक्रय। लेकिन आमदनी या आगम वो हो गई कि उसके अलावा जितनी भी क्रियाएं बची वहां से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पैसा, रकम, राशि, तो क्या कहलाएगी आपकी आमदनी या आगम। यानी अन्य क्रियाओं से प्राप्त धनराशि, व्यय यानी कि खर्च, एक्सपेंसेस। आगम को अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत, यानी मुझे जो पैसा प्राप्त करना है, मुझे जो धन प्राप्त करना है, उस धन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो भी मेरे पास से खर्च हुआ है वो क्या कहलाएगी, लागत कहलाएगी। साधारणतया व्यय का मापन एक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोगी परिसंपत्तियों या उपयोगी सेवाओं के रूप में किया जाता है। यानी व्यय अवधि के दौरान हमने जो भी, एक सामान्य अवधि के दौरान हमने जो भी उपयोग किया है परिसंपत्तियां या सेवाएं, उसके रूप में हमें खर्च व्यय प्राप्त होता है। इसकी जैसे कि मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज, बिजली, पानी, दूरभाष इत्यादि की लागत। यानी हमारी जितनी भी हमारी व्यावसायिक संस्था के संचालन में होने वाले खर्च हैं, इन खर्चों को हम क्या कहते हैं, वे। यानी किसी भी प्रकार से आगम पैसा कमाने के लिए हम जो खर्च करते हैं वो सभी क्या होंगे, आपके वे खर्च। किसी लाभ, सेवा तो संपत्ति को प्राप्ति पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न करना खर्च के उदाहरण है। यानी हमने कोई भी ऐसा काम किया जिसके काम करने के बदले में हमें क्या हुआ, देनदारी उत्पन्न होती है, यानी हमें कहीं से कुछ पैसा प्राप्त होगा, वो सभी क्या कहलाता है, खर्च। जैसे वेतन, सैलरी।
हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके बदले में सैलरी। माल का क्रय, हमने माल खरीदा, अब उसको पैसा देना है। मशीन का क्रय, हमने कहीं से मशीन खरीदी तो हमें क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। फर्नीचर का क्रय, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ गया तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। यदि व्यय का लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है, यानी हमने जो भी काम किया है उसका लाभ हमें 1 साल में प्राप्त हो जाता है, तो क्या कहलाता है, खर्च। इसे आगम व्यय भी कहते हैं। दूसरी ओर यदि खर्चे का लाभ 1 वर्ष से अधिक लाभ में मिलता है तो संपत्ति माना जाता है, इसे पूंजीगत व्यय भी कहते हैं। यानी ऐसे खर्च जिनका लाभ हमें 1 साल के भीतर प्राप्त होगा वो आगम व्यय कहलाएंगे, और ऐसे जिनका 1 वर्ष से अधिक तक हमें मिलेगा वो पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। जैसे हमने कोई मशीन खरीदी, हमने कोई फर्नीचर खरीदा। मशीन खरीदी तो क्या मशीन 1 साल में खत्म हो जाएगी, नहीं। मशीन खरीदने के बाद वो 2-4 साल 5 साल तक हमारे पास रहेगी, यानी इस मशीन का लाभ हमें कई वर्षों तक मिलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को मैंने वेतन दिया है, किसी कर्मचारी को मैंने काम करवाया है, तो काम जब तक ही करेगा जब तक मुझे वेतन दे रहा हूँ, यानी उसका लाभ मुझे केवल एक निश्चित समय तक ही मिलेगा, तो क्या कहलाएगा, आगम व्यय। लाभ, एक लेखा वर्ष में व्ययों पर आमदनी का आधिक्य। व्यय यानी कि खर्च, ये तो क्या है, कम। आमदनी यानी कि आय, ये क्या है, ज्यादा। तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। यानी 1 वर्ष में व्ययों पर आमदनी का आधिक्य जो होगा वो होगा आपका लाभ, और इस लाभ से क्या होता है, स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। स्वामी की पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है, अभिवृद्धि। व्यवसाय से प्रासंगिक घटनाओं तथा लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। यानी ऐसी कोई घटना, प्रासंगिक घटना से मतलब है कि अचानक कोई घटना हो, कोई भी अचानक से घटना घटी तो जिसके बदले में हमें क्या प्राप्त हो, वृद्धि, अभिवृद्धि प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। अभिवृद्धि यानी अचानक से लाभ प्राप्त हो। तो अचानक से यदि हमारी घटना के घटित होने से हमें लाभ प्राप्त होता है तो ऐसे लाभ को हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। जैसे इस तरह संपत्ति का विक्रय, संपत्ति आप रोजाना खरीदते बेचते नहीं है, लेकिन अचानक से आपने कोई संपत्ति बेची और उसके बदले में आपको क्या प्राप्त हुआ, लाभ हुआ। न्यायालय में कोई मुकदमा, न्यायालय में आपका कोई मुकदमा कई सालों से चल रहा था और अचानक से उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ गया, आपने मुकदमा जीत लिया। किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि, आपकी जो संपत्तियां थी उनमें अचानक से क्या हुआ, वृद्धि हो गई। तो अचानक से प्राप्त लाभ क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। हानि, अभी अभी हमने बात की व्ययों का आमदनी का आधिक्य, यानी व्यय कम है आमदनी ज्यादा है। यहाँ क्या होंगे, व्यय या खर्च क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और आय आपकी क्या होगी, कम होगी। तो आपको क्या हो जाएगी, हानि। किसी अवधि के संबंधित आगम से वे आधिक्य को हानि कहते हैं, और इससे स्वामी की पूंजी में कमी आती है। यानी आपके खर्च ज्यादा होंगे, आय कम होगी, हानि हो जाएगी। आय ज्यादा होगी, खर्च कम होंगे, लाभ होंगे। बट्टा, बट्टा विक्रेता के वस्तु के मूल्य में कटौती को कहते हैं। यानी आपने कोई माल बेचा 10,000 रुपए का और अब आप उसके बदले में उसे 9,000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, तो ये जो कटौती है, ये कटौती आपके लिए क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। व्यापारी द्वारा 2 प्रकार की बट्टा दिए जाते हैं, कटौती की जाती है। पहली, वस्तुओं के विक्रय पर सूची मूल्य पर 3% से कटौती, ऐसे कटौती को हम व्यापारिक छूट कहते हैं। यानी हमने कोई व्यापारी ने सूची बना रखी है, सूची मूल्य, प्रिंट रेट, MRP। आप जानते हैं MRP किसे कहते हैं, जो वस्तु का अधिकतम मूल्य होता है जिस पे वस्तु को बेचा जा सकता है। उस मूल्य पर यदि किसी प्रकार की कोई छूट दी जाए, कटौती दी जाए, वो भी क्या 3% से, निश्चित प्रतिशत, तो क्या कहलाएगी आपकी व्यापारिक बट्टा। और दूसरा, आपने उधार माल बेचा है और उधार माल बेचने देनदारों को आप क्या कह रहे हैं कि आप
पहले भुगतान कर दें तो उस समय आप उन्हें कुछ छूट दे देते हैं, तो ये कटौती भुगतान कटौती के समय दी जाती, इसलिए इसे नगद कटौती कहते हैं। नगद कटौती एक ऐसा प्रोत्साहन है जो देनदारों को तुरंत भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी आपने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा, वो आपको पैसे नहीं चुका रहा है, आपने निश्चित किया कि क्यों न मैं इसे छूट दे दूं और कहूं कि अगर आप मुझे अभी भुगतान कर देंगे तो मैं आपको 5% की छूट दूंगा, और उस व्यक्ति ने तुरंत हमें उस 5% को प्राप्त करने के लिए पैसे का भुगतान कर दिया। तो ऐसी कटौती कौन सी कटौती कहलाएगी? नगद कटौती। और ये क्या है? एक प्रकार का प्रोत्साहन है जो देनदारों को भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। आगे चले, प्रमाणक। किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं। प्रमाणक का अर्थ है कोई भी ऐसा विलेख, कोई भी ऐसा पत्र, कोई भी ऐसा प्रारूप जो आपके उस लेन देन का समर्थन करता हो कि यह लेन देन हुआ है। जैसे माल नगद खरीदते हैं, अब माल नगद खरीदा तो क्या सबूत है कि आपने माल नगद खरीदा? आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? कैश मेमो मिलेगा। यानी कह सकते हैं किसी भी लेन देन की सत्यता को प्रदर्शित करने वाला सबूत प्रमाणक कहलाता है। हमने उधार खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? बीजक बिल मिलता है। हमने किसी को भुगतान किया तो भुगतान के बदले में हमें क्या मिलती है? रसीद मिलती है। यानी किसी भी लेन देन की सत्यता को प्रदर्शित करने वाला प्रमाणक कहलाता है। क्लियर है? आगे, माल। माल किसे कहेंगे? जिनसे व्यवसायिक कारोबार करता है। यानी हमने उन वस्तुओं को इसलिए खरीदा है क्योंकि हम उसमें कारोबार करते हैं, अर्थात जिनका वो क्रय और विक्रय अथवा उत्पादन एवं विक्रय कर रहा है। सबसे पहले उसने क्या किया? वस्तु को क्रय किया, और क्रय करने के बाद उसने क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। या उसने सबसे पहले क्या किया? उत्पादन किया, और उत्पादन करने के बाद उसने क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। तो वह वस्तुएं क्या कहलाएंगी? माल कहलाएंगी। जिन वस्तुओं को उपयोग के लिए खरीदा जाता है उन्हें माल नहीं कहते। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हमने उपयोग करने के उद्देश्य से खरीदा है तो माल नहीं होगी। माल वह होगी जिसको हम वापस बेच देंगे। यानी हम कह सकते हैं विक्रय के उद्देश्य से। यानी जिन वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी? माल। क्रय एक व्यवसाय द्वारा नगद या उधार प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया गया है। किस लिए प्राप्त किया गया है? विक्रय करने के लिए। एक व्यापारिक इकाई में माल को क्रय उसी रूप में और निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विक्रय के लिए किया जाता है। एक उत्पादन इकाई में कच्चा माल क्रय किया जाता है। देखो, जो इकाइयाँ व्यापारिक इकाइयाँ हैं वो तो क्या करेंगी? जिस रूप में वस्तु को खरीदेंगी उसी रूप में उस वस्तु को वापस बेच देंगी। जिस रूप में क्रय किया है उसी रूप में उनका विक्रय होगा। लेकिन विनिर्माण ऐसी संस्थाएं जो उत्पादन करती है वो क्या करती हैं? कच्चा माल खरीदती हैं, और कच्चे माल से क्या करती हैं? तैयार माल बनाती है, और तैयार माल को बेचती हैं। यानी कच्चे माल को खरीदकर तैयार माल को बेचने का कार्य करते हैं। तो जिन वस्तुओं को विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रय। आहरण, ड्रॉविंग्स, तीन स्टार्ट हो दो। या व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग, व्यापार के प्रयोग के लिए नहीं, अपने पर्सनल प्रयोग के लिए निकाली गई नगद धनराशि या वस्तु आहरण है। स्वामी के विनियोग को घटाता है। यानी व्यक्तिगत प्रयोग, व्यापारिक प्रयोग के लिए नहीं, केवल खुद के निजी प्रयोग के लिए कोई भी वस्तु या धनराशि व्यापार से के व्यापारी निकाल लेता है तो कहलाते हैं आहरण। स्टॉक, किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं अतिरिक्त पुर्जे व मदें हाथ में होती है उनका मापन रहतिया कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। यानी हमारे पास जो माल पड़ा है, जो माल रह गया है, जो वस्तुएं रह गई हैं, जो पुर्जे रह गए हैं वह स्टॉक। इसे हतस्थ रहतिया भी
कहते हैं। एक व्यापारिक इकाई में स्टॉक से अभिप्राय उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बिका रह गया। यानी ऐसा माल जो बिना बिका रह गया, वो बिना बिका माल क्या कहलाएगा? अंतिम स्टॉक या अंतिम स्कंद। और एक उत्पादन कंपनी के अंतिम स्टॉक में अंतिम दिन का कच्चा माल, अर्ध निर्मित माल और निर्मित स्टॉक। उत्पादन कंपनी के पास 3 प्रकार का माल उपलब्ध होता है: कच्चा माल, अर्ध निर्मित माल और तैयार माल। कच्चा माल जो अभी तक कच्चा है, जिसका अभी तक किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। अर्ध निर्मित माल जहां कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, माल लेकिन बेचने योग्य नहीं है। और तैयार माल ऐसा माल जिसको तुरंत ही बेच दिया जाएगा। तो उसके पास 3 प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक होता है। इसी प्रकार प्रारंभ स्टॉक किसी लेखा वर्ष की प्रारंभिक स्टॉक राशि, वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह गया वो अंतिम माल होता है, और वर्ष के प्रारंभ में जो माल बिना बिका रखा हुआ है वो प्रारंभिक स्टॉक होता है। देनदार, डेटर। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। डेटर, देनदार प्राप्य खाते वे व्यक्ति या इकाइयां हैं जिनसे व्यावसायिक संस्था को उससे वस्तु या सेवा उधार प्राप्त करने के लिए बदले कुछ धनराशि लेनी है। ऐसी संस्थाएं, ऐसे व्यक्ति जिनको हमने कुछ वस्तु उपलब्ध करवाई है, कुछ सेवा उपलब्ध कराई है, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक पैसे प्रदान नहीं किए, जिनसे अभी तक धनराशि लेना बाकी है। तो जिन व्यक्तियों से धनराशि लेना बाकी है वो व्यक्ति कहलाते हैं देनदार। इन व्यक्तियों इकाइयों द्वारा कुल प्राप्त राशि अंतिम दिन तुलन पत्र में विविध देनदारों के रूप में परिसंपत्ति पक्ष में दिखाई जाएगी। यानी इन व्यक्तियों से अभी हमें पैसा प्राप्त करना है, और ये एक प्रकार के लिए हमारे क्या है? संपत्ति है कि मुझे यहाँ से पैसे लेने हैं। तो वह व्यक्ति जिनको हमने कुछ सेवाएं, कुछ वस्तुएं प्रदान की है और उसके बदले में अभी तक हमें कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, वे व्यक्ति कहलाते हैं देनदार। और लेनदार वे व्यक्ति या इकाइयां जिनको किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा उनसे उधार वस्तु सेवा प्राप्त करने के बदले भुगतान करना है। यानी जिन संस्थाओं या व्यक्तियों से हमने कुछ माल खरीदा है, उन संस्थाएं व्यक्तियों को हमने कुछ सेवाएं प्राप्त की है और अभी तक हमने भुगतान नहीं किया है, तो उन लोगों को सेवाओं के बदले भुगतान करना है। वो व्यक्ति कौन कहलाते हैं? लेनदार, यानी कि क्रेडिटर। इन व्यक्तियों इकाइयों को देय कुल धनराशि अंतिम दिन विविध लेनदारों के रूप में देयता पक्ष में दिखाई जाती है। तुलन पत्र बैलेंस शीट के 2 खास हिस्से होते हैं, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो लेनदार वे व्यक्ति हैं जिनको भुगतान करना है, जिनसे भुगतान प्राप्त करना है वे देनदार, और जिन व्यक्तियों को भुगतान प्राप्त कर दे चुकाना है वो लेनदार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सभी पारिभाषिक शब्द समझ आ गए होंगे, और ये सभी शब्द हमारी लेखांकन या अकाउंटेंसी के लिए महत्वपूर्ण शब्द है। इन सभी को आप ध्यान से, इस वीडियो को आप बार बार देखें, ध्यान से देखें, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी ही होंगे। धन्यवाद।